ओके, सो इस लैब मैनुअल के अंदर जो बेसिक टास्क मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, दे आर ऑल फॉर विद एब्सोल्युटली बेसिक्स. इफ यू हैव ऑलरेडी रेड थ्रू द टास्क, दे विल बी वेरी इजी. सो काइंडली गो थ्रू दिस टास्क अगेन. मैनुअल के बारे में है, व्हाट इट इज वगैरह वगैरह. इंस्ट्रक्शंस मैंने लिख दी हैं ताकि यू शुड बी क्लियर व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. For now, again, in a simple sense, every student is supposed to do the task, save this task in a file, and then once the LMS is active, आपको पूरा फोल्डर जिप करके मुझे LMS पे अपलोड करना है. ठीक है, तो उससे मेरे पास एविडेंस आ जाएगा कि आपने सही किया या नहीं किया. आई विल बी सेटिंग अ डेडलाइन एज वेल. अभी इस टाइम क्योंकि LMS एक्टिव नहीं है तो डोंट वरी अबाउट द डेडलाइन राइट नाउ, बट अज्यूमिंगली बाय नेक्स्ट लैब आपके ये सारे 20 टास्क कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है, दैट्स द होल स्ट्रेटेजी कि मैं एक हफ्ते टास्क दूंगा, हम क्लास में करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, वी कैन डिस्कस दैट, एंड देन द सबमिशन यूजुअली इज बिफोर द नेक्स्ट लैब और ड्यूरिंग द नेक्स्ट लैब, ताकि हम पूरा हफ्ता मिल जाए टास्क कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो अगेन इसमें ज्यादा टास्क होंगे आगे वक्तन वक्तन, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क. वी ट्राई टू गिव यू एज मेनी एज वी कैन. लॉजिक बिल्डिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी ट्राई टू सॉल्व एज मेनी टास्क एज वी कैन. The more programming you do, the more small problems you solve, the better you get at programming. कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी टूल आप सीख रहे हो, जितनी प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन होगी उतनी ही हमें चीजें समझ में आएंगी. उसी तर्ज पे इस टास्क को और आगे की जितना पूरा पाइथन का हमारा अगले 14 वीक्स का ये कोर्स है, उसमें ये चीज मिलेंगी. मैंने ऑलरेडी इसका एक वो क्या कहते हैं कोर्स प्लान बनाया हुआ है. आई विल बी शेयरिंग दिस एज वेल, ताकि यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि हमने क्या चीज पे डिस्कस करना है. कुछ एक दो बुक्स हैं, वो भी मैं अभी फिर क्लास में फर्दर आपको रिकमेंड कर दूंगा. कुछ पीडीएफ अवेलेबल हैं ना, वो हम डाउनलोड कर लेंगे. कुछ लाइब्रेरी से हम एक्सेस कर लेते हैं. सो डू रिफर अ बुक एज वेल. ठीक है, ये एक हैबिट हमारे आजकल के स्टूडेंट्स की हो गई है कि दे ओनली रिलाई ऑन स्लाइड्स. देयर इज ओनली सो मच इंफॉर्मेशन दैट आई कैन पुट इन स्लाइड. बाकी हर चीज हम उसके अंदर नहीं डाल सकते. सो बुक इज वन वेरी गुड रिसोर्स, जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, उसकी वेरिएशंस, उसकी थ्योरी, उसकी डिस्कशन दी की जाती है. Python for complete reference is one of the best books that you can use. So do try to have a book और chapter to chapter उस book को जरूर प्लीज रेफर कीजिएगा. ठीक है, मैं आपको फिर एक डायरेक्ट बुक रेकमेंड कर दूंगा कि मैं किस बुक को डायरेक्टली फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है, एज वेल एज ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, नोट्स बहुत सारे मौजूद हैं. प्रॉब्लम उनमें यह आता है, जैसे इफ यू गो फॉर W3 schools, as I said, I will be using that website a lot as well. You will see in my codes and examples as well. बट उसमें ज्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन नहीं है. ये अच्छी बात भी है और समटाइम्स ये कंफ्यूजिंग बात भी हो जाती है कि उसमें जस्ट टू द पॉइंट टू पॉइंट दो दो लाइनों में लिखा है कि ये टॉपिक, उसका ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल, खत्म. तो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एक्सीलेंट, लेकिन समटाइम्स यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन, तो वो चीज वहां पे मौजूद नहीं होती है. ठीक है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो रहा होता है. बहरहाल, सो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले, इफ यू हैव द मैनुअल, एज आई सेड, आई विल बी यूजिंग VS Code. Now, if you have downloaded the VS Code, excellent. If you have downloaded the Python and installed the extensions inside your VS Code, all related Python extensions, you would see that यहाँ पे Python का एक आपके पास आइकॉन भी नजर आ रहा होगा, आना चाहिए. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि डायरेक्टली अगर आपने ऑलरेडी VS Code खोला हुआ है, Python इंस्टॉल कर दी, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दी, लेकिन वो आइकॉन आपको नजर नहीं आता. सो जस्ट मेक श्योर यू जस्ट क्लोज द VS Code and then restart it. तो होपफुली you will get this icon here. ठीक है, once this icon is created, now the usual setup in VS Code that I follow, हर किसी का अपना तरीका, हर डेवलपर अपना एक माइंडसेट से काम करता है. बेसिक स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ सिंपल कर देता हूं कि we usually go inside the Explorer. ठीक है, एक्सप्लोरर में आने के बाद you click on this icon here. अगर ये एक्सप्लोरर नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट सी द एक्सप्लोरर, या नॉर्मली अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, तो पहली चीज ये कर लेते हैं कि क्लिक ऑन ओपन प्रोजेक्ट या ओपन फोल्डर. ठीक है, ओपन फोल्डर कर दें. ओपन फोल्डर में चला गया मैं, तो ये मुझसे पूछेगा कि यार किस फोल्डर पे आप काम करना चाह रहे हो. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर बना दिया है पाइथन लैब क्लास का. दिस बेसिकली मीन्स कि मेरा जितना भी पाइथन का कोड होगा, जितनी भी हम लैब्स करेंगे, मैं सारा एक ही फोल्डर के अंदर रखूंगा. Make it a habit of structuring your files as well properly. A good developer always has this, that their files are well organized. ठीक, so that means कि क्योंकि मुझे पता है कि I will be conducting 14 weeks of labs for the Python, तो मैंने एक मेन फोल्डर बना दिया Python lab का. इसको सेलेक्ट किया और ओपन करा दिया. फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, नहीं बना हुआ न्यू फोल्डर करके फोल्डर बना दे. अज्यूमिंगली यार अगले 14 हफ्ते का सारा सोर्स कोड इसके अंदर हमने रखना है. ठीक है, किसी भी ड्राइव में जब इस फोल्डर को आप ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे पाइथन लैब का एक फोल्डर आ जाएगा.
हमने कह दिया ठीक। अब यहाँ पे एक और आइकॉन आ गया फोल्डर का, यहां से भी बना है, एक्सप्लोरर में से जाके कहीं भी जाके आप फोल्डर बना सकते हैं, सिंपल फोल्डर बनाना है। यहाँ पे आने के बाद मैं कह दूंगा इसको यार वीक 1 लैब, ठीक है, मैंने एक और वीक बना दिया। इसी तरह वीक 2 जब हम करेंगे तो मैं वीक 2 का फोल्डर बना दूंगा, वीक 3 करेंगे तो वीक 3 का फोल्डर आ जाएगा, वीक 4 करेंगे तो वीक 4 का फोल्डर आ जाएगा। नाम आप कोई भी दें, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मैं वीक वाइज टास्क कर रहा हूं, तो आई ट्राई टू पुट एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। तो मुझे पता हो कि यार ये पहले हफ्ते का लैब टास्क का, ये सेकंड वीक का है, माय ओन प्रैक्टिस है, तो मैं उसको अलग फोल्डर बना के वो कोड अलग फोल्डर में रख दूंगा, ताकि मैं सर के असाइनमेंट और मेरे अपने पर्सनल प्रैक्टिस में मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। ठीक है, सो जस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर हेल्प्स अ लॉट as a good developer. So do make sure that when you're working, especially on a large scale projects, later on we will be doing, the folder structure matters a lot कि आपकी files properly organized होनी चाहिए। तो अब मैंने week 1 के अंदर आ गया, week 1 के अंदर आने के बाद I will click on this file here, छोटा सा फाइल आइकॉन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें या कंट्रोल एन प्रेस करें, दिस विल क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर अस। ठीक है, कंट्रोल एन जैसे वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सप्लोरर में, कहीं भी आप जाएं, कंट्रोल एन इज नाउ अ यूनिवर्सल की इन विंडोज दैट अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू फाइल। तो नई फाइल बना के इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल टास्क 1। ओके, टास्क 1 या जो भी आप टास्क देना चाहें या क्वेश्चन देना चाहें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लैब 1 का मैनुअल कर रहा हूं और उसके अंदर 20 टास्क मैंने दिए हुए हैं, तो मैं टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 करके सेव करूंगा, ताकि मुझे पता हो कि मैं कौन से टास्क पे काम कर रहा हूं। ये मेरी नेमिंग कन्वेंशन है। यू कैन फॉलो योर ओन स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन, टास्क लिखें, क्वेश्चन लिखें, सॉल्विंग लिखें, वट एवर यू लाइक, बट ट्राई टू मेक योर नेम्स एंड स्ट्रक्चर मीनिंगफुल। अब मुझे पता है कि यार एक मेरा पाइथन सोर्स कोड का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे तमाम वीकली टास्क पड़े होंगे, वीक 1 में जाऊंगा तो वीक 1 के टास्क आ जाएंगे, वीक 1 वाले फोल्डर के अंदर टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, हर टास्क की मैं अलग अलग फाइल बनाता चला जाऊंगा। तो मेरे लिए स्ट्रक्चर और कोड पढ़ना और देखना कि यार कौन सा टास्क आउटपुट क्या था, तो मैं इजीली आई कैन गेट बेटर हियर। थर्ड, Python every file must end with .py. Okay, so Python's file extension is .py. So do make sure that every file you save is saved as .py extension. Okay, once you press enter तो आपके पास Python की फाइल ओपन हो जाएगी। Then for example you write print bracket star bracket close inverted quotations and hello world। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसको अगर हम अभी डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो शायद ये एग्जीक्यूट हमारे पास ना हो। ठीक है, मैंने एक्चुअली सेटअप किया हुआ है तो मेरे पास वैसे हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज करने के बाद अगर आप पाइथन को कोड चलाने बैठे तो नहीं होगा। रिमेंबर, डू मेक श्योर कि आपने एक्सटेंशन जो थी ना यहाँ से आके इंस्टॉल की हुई हो। तो क्लिक ऑन दिस आइकॉन हियर, और जब आप पाइथन लिखोगे तो आपके पास पाइथन रिलेटेड एक्सटेंशंस आ जाएंगी, इफ इंटरनेट इज कनेक्टेड एंड वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, सो होपफुली इफ इंटरनेट इज वर्किंग, इसमें आई थिंक शुड बी वर्किंग, लेकिन वो नहीं चल रहा गैस इंटरनेट, तो वो पाइथन के एक्सटेंशन नहीं आ रही, वरना पाइथन के एक्सटेंशन वो नेट से निकाल के ले आता है। जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि प्लीज डू इंस्टॉल दीस सम एक्सटेंशंस। वंस यू डू दैट यू विल हैव दिस आइकॉन हियर। नाउ पाइथन का कोड वीएस में डायरेक्ट चलाने के लिए यू विल नीड टू कॉन्फ़िगर एन एनवायरनमेंट वेरिएबल। सारा बात बताने का मकसद ये कि हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बना दिया, फाइल बना दिया, लैब बना दिया, अब इसको बताना पड़ेगा वीएस कोड को कि मैं एक्चुअली पाइथन के एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं। फॉर दैट पर्पस वी क्लिक ऑन दिस वर्क स्पेस एनवायरनमेंट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का आइकॉन दिया हुआ है। अब मैं आ गया हूँ पाइथन के अंदर। एक्चुअली ये चीजें मैं स्लाइड्स में डाल दूंगा, कल की स्लाइड्स में एक्चुअली ऑलरेडी डली हुई हैं, तो एज आई सेड वी आर 1 वीक बिहाइंड। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस हियर, आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस आइकॉन। प्लस में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मुझे पूछेगा कि यार आप पाइथन की कौन सी इन्वायरमेंट में एक्चुअली काम कर रहे हो। बिकॉज पाइथन इज ओपन सोर्स, इट हैज मल्टीपल डिफरेंट फीचर्स एंड एनवायरमेंट्स, तो उसमें लोगों ने अपने हिसाब से एनवायरमेंट्स कुछ सेट की हुई है। I'll talk about what exactly we mean by environment later on, but this is basically telling VS Code that we are working specifically within a Python's environment, और Python की SDK और Python की libraries और Python के modules, अब जितना मैं काम कर रहा हूं वो मैं Python के अंदर काम कर रहा हूं। इसीलिए हमने शुरू में ओपन फोल्डर करके फोल्डर प्रोजेक्ट ओपन कर दिया था, ताकि अब VS कोड को पता हो कि आप इस फोल्डर में काम कर रहे हो, और इस फोल्डर का जो एनवायरनमेंट है ना वो हमने पाइथन का सेट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्हेन बाय डिफॉल्ट जो है इस एनवायरनमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से आ जाएगा कि ऑप्शनल हैंडल आपने कौन सा यूज करना है। तो यूज एग्जिस्टिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी खोल के बैठा हुआ हूं तो मैं उसको ओके कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से सिर्फ आपने इतना एनवायरनमेंट का एक वेरिएबल सेट करना है। इफ यू हैव डन जावा, इन जावा हम अगर काम कर रहे हैं तो जावा के डॉस के ऊपर जब हम कंपाइल करते हैं तो वहां भी क्लास पाथ से एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है, इफ यू हैव गाइस डन इट। या फिर हम विंडोज के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल उसकी सेटिंग में क्रिएट कर लेते हैं, सेट पाथ करके एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके पाथ सेट कर देते हैं कि जावा की जेडीके यहां पड़ी है।
ठीक है, जेडीके का पाथ हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करते हैं। दिस इज सेम प्रोसेस थ्रू वीएस कोड। तो वीएस कोड के थ्रू मैं बता रहा हूं कि यार मैं पाइथन में काम कर रहा हूं और पाइथन की इन्वायरमेंट जो है, जो उसके मॉड्यूल्स और उसके एसडीके, वो यहाँ पड़ी है। तो उसके वो शॉर्टकट समझो उसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस आइकॉन हियर। वंस यू क्लिक ऑन द प्लस आइकॉन, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ जाएगा, उसमें वेन हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे, आपका एनवायरनमेंट सेट हो जाएगा। नाउ वी जस्ट कम एट द टर्मिनल एट द बॉटम, ठीक है। अब आप भले एनवायरनमेंट वाले वेरिएबल से बाहर आके फोल्डर वाले में आके काम करो, इसमें करो, डजंट रियली मैटर। नाउ वीएस कोड नोस कि आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल पाइथन का सेट कर दिया। देन वंस यू राइट द कोड, कम इनसाइड योर टर्मिनल। यहां पे आने के बाद आप फाइल नेम दे दोगे, फॉर एग्जांपल task1 डॉट, सॉरी, you will write python task1.py, ठीक है, एट द बॉटम हियर। पाइथन इज द कमांड जो हम यूज करेंगे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर फाइल नेम डॉट पाई, ठीक है। इफ यू प्रेस एंटर तो लंबा चौड़ा एरर दे देगा। क्यों मेरे भाई, ऐसा नहीं करो, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ओके। सो मैंने एक्चुअली एनवायरनमेंट ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो एज सून एज यू टाइप द फाइल नेम, यू विल बी गिवन हेलो वर्ल्ड आउटपुट हियर, ठीक है। तो ये चीज करें। अच्छा, इसमें एक कोड रनर का ऑप्शन आता है वीएस कोड में, काफी टाइम हम वो भी यूज करते हैं। इफ यू क्लिक ऑन दिस तो इट हैज एन ऑप्शन के रन पाइथन फाइल। अगर मैं वो पे क्लिक करूंगा तो ये पाइथन की फाइल मुझे रन करके task1 पाइथन वाली वो भी आउटपुट दे देगा। कोड रनर एक अगेन और एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर अब आ गया पाइथन का, सी, तो आई हैव इंस्टॉल्ड सम ऑफ दीस पाइथन एक्सटेंशंस ऑलरेडी, तो इसकी वजह से मेरा एनवायरनमेंट सारा सेट हो गया। अगर आप डायरेक्टली ये प्ले बटन के थ्रू कोड को रन करना चाह रहे हैं, बार बार कोड टाइप नहीं करना चाह रहे, तो बेसिकली यू विल नीड अनदर एक्सटेंशन कॉल्ड कोड रनर, ठीक है। ये कोड रनर हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है इसके अंदर, वीएस कोड के अंदर। इसका डायरेक्टली पाइथन से कोई ताल्लुक नहीं, कोई भी फिर कोड होगा, आप डायरेक्टली ये वाला बटन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारे पास रन हो जाती है। तो इवन अगर आप जावा पे कर रहे हैं या सी शार्प पे कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल वगैरह पे, तो ये बटन आ जाता है हमारे पास एंड इट कैन बेसिकली रन एनी कोड हियर। So what we do is we install this extension once again ये file load up हो जाए। तो once you click here it says run Python file। तो when you click on this तो वो आपकी फाइल को डायरेक्टली रन करके यहाँ पे आउटपुट दे देगा। ओके, तो कोड रनर ये वाली एक्सटेंशन दी, इट बेसिकली गिव्स दिस प्ले आइकॉन हियर एंड इट विल टेक योर कोड बेस्ड ऑन योर एनवायरनमेंट, इट विल रन द कोड, ठीक है। तो बार बार टर्मिनल में टाइप करने की, कोड रन करने की मुझे नौबत नहीं आएगी। सो वंस आई हैव द टास्क हियर आई कैन इजीली कम बैक हियर, क्लिक ऑन प्ले, तो वो अपने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करके मेरा कोड जो है वो नीचे रन कर देगा और हमारे पास यहाँ पे आएगा। So this is how we set up the VS Code environment for Python. Okay, so please do try to do that on your laptops as well. Okay, इसीलिए मैंने कहा जिसको नहीं हो रहा तो then we can discuss this individually as well. So again, I repeat these steps very quickly. When we work with VS Code, we always recommend that you create a project folder. To do that, we go inside File, click on Open Folder. ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है, क्रिएट का नहीं आता इसमें, सम रीजन ये है, ठीक है। सो समटाइम्स कंफ्यूजन ये होती है कि सर क्रिएट फोल्डर का मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली वी क्लिक ऑन ओपन फोल्डर और कोई एक फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। अगर फोल्डर नहीं बना हुआ तो न्यू फोल्डर करके आपको एक फोल्डर बना दो। सो इन दिस केस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड पाइथन लैब कोड। अब मेरा आइडिया ये कि मैं अपना सारा फोल्डर, इस सारा कोड जो है वो इस फोल्डर के अंदर डंप करूंगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने ओपन करा दिया तो ये फोल्डर मेरा यहाँ पे ओपन हो गया विंडोज एक्सप्लोरर। अब इसके तहत वीएस कोड को पता चलता है कि यार आप इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। मेक्स लाइफ विद इन वीएस कोड मच इजियर, ठीक है। एंड देन स्पेशली फॉर दिस रन बटन, ये रन बटन भी अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं सर काम नहीं कर रहा है। तब तक सही काम नहीं करेगा जब तक आपने एक एक्सप्लोरर में कोई प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन नहीं किया हुआ। तो उसको पता होता है कि फाइल और प्रोजेक्ट फोल्डर और रन कमांड, ये सेटिंग उसकी इंटरनल कुछ की हुई है। तो जब तक आप प्रोजेक्ट सही नहीं खोलते, समटाइम्स ये रन बटन कोड को सही एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ पे एरर्स आएंगे कमांड नॉट फाउंड का। तो वंस वी ओपन इट, देन इसी के अंदर अब मैं अगले फोल्डर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल का बटन है, न्यू फोल्डर का है, ये रिफ्रेश एक्सप्लोरर है, सारे ऑप्शन यहाँ पर है। अब क्योंकि ये मेरा मेन फोल्डर हो गया, मेरे अगले 14 हफ्ते में इसी फोल्डर के अंदर काम करूंगा, तो मैंने एक और फोल्डर बना दिया। क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करके मैंने न्यू फोल्डर बना दिया वीक 1 लैब 1 का। मींस अब मेरा एंटायर सोर्स कोड फॉर दिस करंट वीक आई विल पुट इनसाइड दिस वीक 1 लैब, ठीक है। यहाँ पे वीक 1 बनाने के बाद फिर मैं क्रिएट न्यू फाइल कर देंगे। अब आप न्यू फाइल हर टास्क के लिए यू विल क्रिएट अ न्यू फाइल। ने कह दिया ठीक। इसी तरह फॉर एग्जांपल टास्क 2 करना है तो आई विल क्लिक ऑन दिस आइकॉन हियर, इसने न्यू फाइल बनाई,
मैं इसका नाम दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल task2.py. सो मेक श्योर योर फाइल नेम एंड्स विथ .py एक्सटेंशन. .py करके सेव किया, आपके पास फाइल ओपन हो गई. टू टेस्ट यू कैन राइट द प्रिंट कोड. ओके, ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कोटेशंस, हेलो फॉर एग्जाम्पल task2 आ गया हमारे पास. तो मैंने ये स्टेटमेंट यहां पे डाल दी. ओके, कंट्रोल एस सेव इट. लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है, आई शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम. बट वंस यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वीएस कोड बंद करके खोलने के बाद अगर आपका कोड नहीं चल रहा होगा तो उसकी वजह यह कि आपने पाइथन का एनवायरनमेंट सेट नहीं किया. सो लुक फॉर दिस पाइथन आइकॉन ऑन योर वीएस कोड टूल बार. यहां पे आने के बाद क्लिक ऑन दिस प्लस आइकॉन एंड सेलेक्ट द एनवायरनमेंट वेन. ठीक है, तो ये बेसिकली वेन कंपेटिबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा फॉर पाइथन. दैट्स इट. तो ये एक स्टेप एडिशनल क्लास पाथ का सेट करना पड़ता है. दिस विल टेल यू कि माय एनवायरनमेंट पाइथन के साथ कोऑर्डिनेट हो गया. वंस ये चीज ओके हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये वर्कस्पेस की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फाइल्स ऑलरेडी यहाँ पे रखी हैं. अब मैं आके सिंपली इसको कंपाइल कर देंगे यहां से रन फाइल. तो मेरे पास हेलो task2 यहाँ पे आउटपुट में आ गया, ये लैब task2 यहाँ पे. मैं चाहूं तो पाइथन कोड करके भी लिख सकता हूँ. ठीक है, ये एक तरीका वीएस कोड का. सेकंड, मैंने कहा देयर आर ऑनलाइन टूल्स एज वेल. इफ यू स्टिल डोंट वांट टू टेम्पर विथ योर सिस्टम, और अभी आप फिलहाल वीएस कोड, पाइथन और ये लाइब्रेरीज के नहीं करना चाह रहे, तो यू कैन हेड ऑन टू योर ब्राउजर. और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया था वन कंपाइलर कर है. ठीक है, मैं एटलीस्ट इस वन कंपाइलर को यूज करता हूं. मैंने स्लाइड्स में मल्टीपल और भी दिए हुए हैं, वरना आप हजरत गूगल पे जाओ तो ऑनलाइन कंपाइलर्स आजकल बहुत अवेलेबल है. ठीक है, तो कोई भी आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो, डजंट रियली मैटर. I use one compiler a lot because it provides me a wide array of compiler. तो कोई भी टूल लैंग्वेज पे मैं काम कर रहा हूं तो तकरीबन तमाम के तमाम जो है वो वन कंपाइलर सपोर्ट करता है. मेक्स लाइफ मच मोर इजियर. ठीक है, तो यहाँ पे आके पाइथन आप सेलेक्ट कर दें तो पाइथन कंपाइलर आ जाएगा आपके पास. तो यू कैन राइट द सेम कोड हियर और रन करें, और वहीं पे आपके पास जो है इसका आउटपुट आ जाएगा. बट इसके लिए इंटरनेट होना लाजमी है, और रीजनेबली गुड. यू कैन सी इट्स टेकिंग लिटिल बिट मोर टाइम. ठीक है, सो इफ योर इंटरनेट इज ओके, इफ इंटरनेट इज वर्किंग, तो यू कैन यूज एन ऑनलाइन टूल एज वेल. और आपको फिर वीएस कोड पे काम करने की ज्यादा फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक कि हम आगे चल के एक्सटर्नल मॉड्यूल्स पे ज्यादा फोकस ना करें तो. लेकिन अब ये फाइल को आपका इस टाइम बनाया होगा उसने main.py का. यू कैन रीनेम द फाइल, एंड आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन टू डाउनलोड द फाइल वंस यू आर डन एज वेल. तो रिमेंबर, ये सारा कोड ऑनलाइन हो रहा है. उसके बाद आपको कोड को सेव करना लाजमी है फाइल में, किसी न किसी में. ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम. वंस यू आर डन, कंट्रोल ए कॉपी करके पेस्ट कर दें. इसमें शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, न्यू पाइथन फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आता है, या वो पेड वर्जन में होगा मे बी. ठीक है, तो वंस अगर हो गया तो कंट्रोल सी करके पेस्ट करके टेक्स्ट फाइल किसी में भी पेस्ट करके फाइल को सेव कर दें, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के उसमें पेस्ट करके कोड अपने पास बैकअप जरूर रखिएगा, वरना ब्राउजर क्लोज होगा तो ये कोड सारा चला जाएगा. ओके, तो ये चीज. अब ऑनलाइन टूल के अंदर जो अगला प्रॉब्लम हमारे पास आता है वो है टास्क का. सो वंस यू कम बैक हियर टू योर टास्क्स, ओके, इस मैनुअल को आई होप एवरीबॉडी नाउ हैज इट. ठीक है, इसके अंदर आने के बाद अब आपको ये सारे टास्क करने हैं. सो द फर्स्ट टास्क इज बेसिकली दिस वन. We need to calculate the area of a circle. Okay, so in this task we have that write a program prompt that users for entering a length, और वो लेंथ को आप और विड्थ को आप एंटर करें और वो उसको सिंपल कैलकुलेट करें. ऑल दीज टास्क्स आर एब्सोल्युटली सिंपल ऑन अ सेम पैटर्न. डेटा टाइप्स, या इन अदर वर्ड्स वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनपुट लेना, और एक चीज हमने इसमें सिर्फ की है कास्टिंग, और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. ठीक है, तो कोई भी जितने भी टास्क हैं उसमें कोई और चीज नहीं है, ये तीन चीजों पे फोकस है. वेरिएबल बनाना, कास्टिंग करना, यूजर से इनपुट लेना, और फिर मैथमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना. बस, तो ये चार चीजें बेसिकली इसके अंदर हमने की हैं. तो वेरिएबल और एक्सप्रेशंस के ऊपर इसमें काम है, जितने भी सारे हमारे पास टास्क मौजूद है. So again, as I have already given the code, so let me explain what exactly we are supposed to do in this one. So if I just copy this, come back here in my task one and paste it, so that this makes a little bit more sense in this way. Okay, so now what we are doing here is कि हमने एक length का variable बनाया. Now why length का variable but no data type? So if you are coming from again Java, so Java के अंदर जब हम variable declare करते हैं तो हम वहाँ पे integer data type बताना लाजमी होता है. फिर हमने variable का नाम दे दिया, फिर is equals to उसकी for example value दे दी और semicolon दे दिया. जावा के अंदर, C++ के अंदर, C# के अंदर, C लैंग्वेज के अंदर
data types declaration is more important. So you need to provide data type declaration. However, when you're working with, for example, Python, you don't need to do that. Python ये कहता है कि भाईजान आपने अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप सिंपली वेरिएबल का नाम दो इज इक्वल्स टू वैल्यू, बात खत्म. ठीक है. इन पाइथन we only declare the variable, not its type. The type is implicitly assigned by Python itself. लफ्ज मैंने यूज किया implicitly. Implicitly means internally, खुद ब खुद पाइथन भाईजान ये तकलीफ अपने सर पे रख रहा है, वो आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा. वो कह रहा है भाईजान आपने सिर्फ वेरिएबल नेम देना है, उसका डेटा टाइप बताना मेरी खुद की जिम्मेदारी, बेस्ड ऑन जो भी डेटा उसमें आप असाइन करोगे. तो अगर मैंने इंटीजर दिया तो इंटीजर डेटा टाइप बन गई इसकी ऑटोमेटिकली. अगर मैंने इसमें फॉर एग्जांपल डेसिमल वैल्यू दे दी तो वो ऑटोमेटिकली उसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट फ्लोट में कर देगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो डेटा टाइप असाइन कर लेता है. इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट असाइनिंग. डेटा टाइप्स आर इम्प्लिसिटली असाइंड, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली इफ यू आर गिविंग इट अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर भी हम कोई भी नेम दे सकते हैं. इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर आप दोगे वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन गया. ओके. इसी तरीके से अगर आप बूलियन उठा रहे हो तो वो आप उसको ऑटोमेटिकली ट्रू दे दोगे तो वो उसको डेटा टाइप बूलियन ट्रू उठा देगा. तो ये पाइथन की सबसे इजीएस्ट पार्ट है कि हमें इंटीजर, कैरेक्टर, बाइट, फ्लोट, शॉर्ट इनके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की नौबत नहीं आती. ये इम्प्लिसिटली टाइप हर वेरिएबल को पाइथन खुद असाइन कर देता है. तो आगे जितने भी मेरे एग्जांपल्स इसमें आप देखोगे तो आप देखोगे देयर इज नो डेटा टाइप डिक्लेयर. ठीक. तो यहां भी हमने एक एक्चुअली वेरिएबल बनाया हुआ है, टाइप हमें बताने की जरूरत नहीं है. सिंपल एज दैट. ठीक है. अच्छा, फिर पाइथन में इनपुट लेने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं सिंपली कॉल्ड इनपुट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर योर नेम, दैट्स इट. ठीक है. ये इनपुट लेने के लिए. और बाय डिफॉल्ट इनपुट जब कंसोल से हमारे पास आता है तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आता है. ओके. तो इनपुट लेने के लिए पाइथन में सिर्फ इतना है. जावा में इनपुट हम कैसे लेते थे? जावा में इनपुट लेने के लिए बड़ी राम कहानी थी. हमें सिस्टम डॉट इन लेना पड़ता था, प्राइमरीली उसको ट्राई एंड कैच के अंदर रखना पड़ता था, या थ्रोज में डाल के रखना पड़ता था फंक्शन को या मेन मेथड को. फिर उसके बाद दूसरा तरीका स्कैनर डॉट इनपुट की एक क्लास थी, वो यूज करते थे यूटिल पैकेज की, ब्ला ब्ला चीजें. यहाँ पे सिंपल इनपुट फंक्शन, दैट्स इट. ठीक है. यहाँ पे सिंपल इनपुट फंक्शन है यूजर से इनपुट लेने के लिए ऑन द प्रॉम्प्ट. सो नथिंग एल्स नीडेड. सिंपली हम इनपुट फंक्शन लिखेंगे, वी जस्ट कॉल द वैल्यू, जो भी स्ट्रिंग आप प्रिंट करना चाह रहे हैं डेटा टाइप आ जाएगी. बाय डिफॉल्ट दिस डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग. ठीक. अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि एंटर योर एज, यहां पे ना, बिकॉज एंटर योर एज मींस मुझे एक्सपेक्ट है कि यूजर नंबर देगा इंटीजर फॉर्म में. ठीक है. यूजर नंबर देगा इंटीजर फॉर्म में, लेकिन एज वी नो कि इनपुट बाय डिफॉल्ट डेटा ले रहा है स्ट्रिंग में. तो मुझे अब यहां पे क्या करनी पड़ेगी? अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एज वेरिएबल उठा रहा हूं तो दिस विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ओके. दिस विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. तो यहां पे हमें कास्टिंग करने की जरूरत पड़ जाती है. कास्टिंग मींस कन्वर्टिंग वन डेटा इनटू अनदर डेटा टाइप. ठीक है. डेटा की वैल्यू को तब्दील नहीं करता, उसकी टाइप को तब्दील करता है. सो कास्टिंग इज अ प्रोसेस that allows us to convert one data into a different data type. So for example, अगर मैंने 34 एंटर किया है, by default the 34 would be of a string character. लेकिन when we convert it into an integer, now it becomes a numerical 34. Okay. So जब मैंने age यहाँ पे for example 40 एंटर की, तो 40 will be a string value. तो string के ऊपर हम mathematical operations perform नहीं कर सकते. That's a problem. String has a different characteristics. We'll talk more about it later on. So to perform mathematical calculations on a string, I have to convert that value into an integer form, either integer or float. Okay. So उसके लिए हम कास्टिंग का प्रोसेस यूज करते हैं. जावा में कास्टिंग की हुई है. कैसे की जाती थी? जावा में हम डेटा टाइप पैरामीटर से पहले बताते थे. ठीक है. इफ दिस वाज जावा, मुझे इंटीजर इस तरह से कास्टिंग करनी पड़ जाती थी. ठीक है. ऑब्वियसली जावा में फंक्शन यूटिल पैकेज का मौजूद है. INT कैपिटल इंटीजर डॉट पार्स INT करके मेथड भी यूज करते थे, पार्स स्ट्रिंग भी यूज करते थे. तो अगर आप यूटिल पैकेज नहीं यूज करते तो ये एक स्टैंडर्ड सिंपल वे था कास्टिंग करने का, आइदर इन इंटीजर और फ्लोट के अंदर. ठीक है. दिस बेसिकली मेंट कि जो डेटा आ रहा है
उसको कास्ट करके रेलेवेंट डेटा टाइप में असाइन करो। इन पाइथन हम एक्चुअली फंक्शन यूज करते हैं, तो पाइथन सेज कि यार कास्टिंग के लिए भाईजान एक और फंक्शन यूज करो जिसका नाम फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं उसको डेसिमल में अज्यूम कर रहा हूं कि हो सकता है यूजर जो वैल्यू एंटर करे वो फ्लोट में हो, तो मैंने उसको फ्लोट में कास्ट कर दिया। अगर ये एज होती तो मैं इसको सिंपली इंटीजर में कास्ट कर देता। ठीक है, सो इन दिस केस वी आर यूजिंग अनदर फंक्शन दैट डज कास्टिंग फॉर मी। ये हुई कास्टिंग इंटीजर में, मींस जो यूजर अपनी एज एंटर करेगा उस वैल्यू को आप कास्ट कर दो इंटीजर में और फिर इस वेरिएबल एज को असाइन कर दो। गॉट इट? यहां तक बात थोड़ी क्लियर हुई? ओके बस अब आज के जितने एग्जांपल्स हैं उसमें ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। वेरिएबल्स, कोई नाम नहीं है, डेटा टाइप ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा है। सेकंड, हमने कास्टिंग की हुई है, तो यहां पे फ्लोट की कास्टिंग है। तो इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो भी लेंथ हजरत अंग्रेज सॉरी आप लोग एंटर करोगे, ठीक है, जो एंड लेंथ आप यहां पे एंटर करोगे उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया और उसको लेंथ को अंदर असाइन कर दिया वेरिएबल के अंदर। इसी तरह से फिर हमने कहा एंटर विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो जो रेक्टेंगल की विड्थ आप एंटर करोगे वो फ्लोट में हमने कास्ट किया और एक विड्थ वाले वेरिएबल में असाइन कर दिया। उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है which basically means के multiply length with high length with will width और उसको फिर एक और वेरिएबल एरिया के अंदर असाइन कर दो। प्रिंट में गए और फिर वेरिएबल हमने वैल्यू दी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज और फिर कॉमा लगा के उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। जावा में हम वेरिएबल की वैल्यू अटैच कैसे करते थे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन में? प्लस के साथ। ठीक है, जो कॉन्केटिनेशन या ज्वाइनिंग ऑपरेशन जावा में हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के साथ, तो टेक्स्ट स्ट्रिंग आ गई, फिर प्लस का ऑपरेटर आता था, फिर वेरिएबल का नेम। पाइथन में हम सिंपली कॉमा लगाते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस वी जस्ट यूज सिंपल कॉमा एंड वेरिएबल नेम आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पे एक एरर बता रहा है रेड लाइन का। एनीबडी कैन गेस व्हाई देयर इज एन एरर हियर? ठीक, यस, देयर इज टेक्निकली सिंटेक्स का कोई वैसे मसला नजर हमें नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कल बात जैसे की थी लैब के अंदर इंडेंटेशन की। ठीक, पाइथन में सबसे जो इरिटेटिंग पॉइंट आता है वो उसकी इंडेंटेशन है। ओके, एंड दिस एज यू स्टार्ट टू प्रोग्राम यू विल फील कि यार ये तो वाकई बहुत बड़ा सर का दर्द हो जाता है कि आपको इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इन दिस केस मैंने एज में गलती से इंडेंटेशन दे दी। अब इसका मतलब ये कि यार ये एज एक्चुअली किसी के ब्लॉक का हिस्सा है, क्योंकि स्पेस इंडेंटेशन रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ब्लॉक किस चीज का हूं। ना यहाँ पे इफ है, ना फॉर है, ना लूप है, और कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे ये ना फजूल के स्पेसेस पे भाई नाराज होता है, वो कहता है यार स्पेस भी बड़ी कीमती चीज है, उसको दिमाग ध्यान से इस्तेमाल करो। आपने स्पेस डाला है, क्यों डाला है? स्पेस नहीं होना चाहिए। हालांकि कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई लूप्स नहीं है, नॉर्मल जावा पर किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन पाइथन के अंदर सबसे इरिटेटिंग पॉइंट, किसी भी डेवलपर से आप पूछोगे वो बोलेगा यार इंडेंटेशन, उसकी जो स्पेसिंग है वो कभी कभी बड़ा बस इरिटेटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट आ गया। सो इफ यू गो इनसाइड वीएस कोड, इसको यूज करने का एडवांटेज भी है, कर्सर इसके ऊपर होवर किया तो उसने वहीं पे हमें एरर बता दिया कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। ठीक है, सो सम टू अ सर्टेन एक्सटेंट VS Code allows us to provide some error correction as well. आई थिंक इसका ताल्लुक फिर उसकी वो जो हमने एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हैं 3-4 उसके साथ है। तो जब आप एक्सटेंशंस करते हो ना तो इसकी डीबगिंग आसान हो जाती है। तो एक पाइथन डीबगर करके एक्सटेंशन थी, उसकी वजह से अब हमें स्पेस या जितने भी छोटे मोटे एरर्स हो गए ना तो ये बड़े आसानी से बता देता है। सो डू मेक श्योर कि आप स्पेस खत्म करें, तो उम्मीद है फिर आपका कोड ऑल ओके डोके हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? ओके, अब इसको अगर मैं रन करूं, ओके, पाइथन के अंदर कमेंट्स के लिए हैश का साइन यूज होता है। ओके, पाइथन में कमेंट्स के लिए हैश का साइन, जावा में सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए डबल बैकस्लैश। ठीक है, यस, बैकस्लैश स्टेरिक फॉर मल्टी लाइन, वेयर एज इन पाइथन सिंपल सिंगल हैश हमारे पास इस्तेमाल होता है फॉर एस कमेंट। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल एस किया, प्ले पे गए, रन पाइथन फाइल किया, तो अब ये नीचे मुझे पास आउटपुट में आ गया यहाँ पे। ठीक है, एंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 प्रेस किया, एंटर, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैंने 4 प्रेस किया, एंटर, और मुझे उसने आउटपुट यहाँ पे जनरेट करके दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास नीचे यहाँ पे आउटपुट भी उसका आ गया।
सिंपल एज दैट। अच्छा, ये मैंने टर्मिनल खोला हुआ है, बाय डिफॉल्ट टर्मिनल ओपन नहीं होता। अगर किसी का ओपन नहीं हो रहा रन के बाद भी, तो मेक श्योर यू गो इनटू द मेन्यू, क्लिक ऑन द न्यू टर्मिनल और आपके पास टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, तो ये VS कोड के अंदर बिल्ट इन टर्मिनल दिया हुआ है। अच्छा, अब यहां पे बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, यही कोड मैंने कंट्रोल C किया एंड आई गो ऑनलाइन। ठीक है, मैं वन कंपाइलर यूज कर रहा हूं, यही कोड मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दिया यहां पे। ठीक, आई कैन रन द सेम कोड ऑन वन कंपाइलर एज वेल। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आप VS कोड पे काम नहीं फिलहाल करना चाह रहे, डजंट रियली मैटर, यू कैन चूज एनी ऑफ द ऑनलाइन कंपाइलर्स एंड यूज दैट एज वेल। बट बी केयरफुल, ऑनलाइन कंपाइलर्स में कुछ कंपाइलर्स यूजर इनपुट सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, देयर आर सर्टेन ऑनलाइन कंपाइलर्स दैट डू नॉट सपोर्ट यूजर इनपुट। वन कंपाइलर भी डायरेक्टली यूजर इनपुट सपोर्ट नहीं करता, इसकी थोड़ी सी ट्रिक है। सो इफ आई जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड हियर एंड क्लिक ऑन रन, वो रन कर रहा है, रन कर रहा है, रन कर रहा है और इवेंचुअली वो एरर दे देगा। ठीक, अब अब एरर आ गया, कनेक्शन टाइम आउट, पाइथन फेलियर। ये एरर क्यों आया? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ इनपुट दूंगा और मैंने कोई इनपुट दिया ही नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझसे पूछेगा कि इनपुट दो। ठीक है, तो ये बात वही हो गई कि वन कंपाइलर इज एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गिव सम इनपुट और आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो मुझसे पूछेगा कि इनपुट दो। दोनों सूरतों में ना उसने कुछ पूछा ना हमने कुछ पूछा और बात वहीं की वहीं रही। ठीक, तो ये चीज आ गई। सो नाउ व्हाट आई डू इज, यू नोट के यहां पे इसने दिया हुआ है stdin। ठीक है, बेसिकली द वे वन कंपाइलर वर्क्स इसके, वो ये कहता है कि अगर आपके कोड में इनपुट है तो कोड रन करने से पहले ही आप इनपुट यहां पे दे दो। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका एटलीस्ट प्रॉब्लम है। इन अदर वर्ड्स, अब मुझे पता है कि मैंने यूजर को दो इनपुट्स देने, कोड तो मैंने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे दो इनपुट्स चाहिए। तो कोड रन करने से पहले मैं std इनपुट में आऊंगा, यहाँ पे इनपुट फॉर द प्रोग्राम उसने कहा यार पहले ही मुझे बता दो। ठीक है, तो मैंने यहां पहले ही कह दिया 2 एंटर 4। दो लाइनें थी, दोनों लाइनें मैंने एंटर कर दी यहां पे। अब जब जाके मैं कोड को रन करूंगा तो भाईजान देगा एंटर लेंथ फॉर रेक्टेंगल, और देखो कोई वैल्यू यहां पे उसने इको नहीं की। फिर आगे चले गए, एंटर वैल्यू फॉर विड्थ, अगेन कोई वैल्यू एंटर नहीं की। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8, उसने 2 और 4 को उठा के 8 कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि if you are using ऑनलाइन कंपाइलर स्टिल ओके, बट इसमें इनपुट आप रन करने से पहले इनपुट दे दिया। तो इन अदर वर्ड्स इट्स लाइक कि आपका कोड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, अब आपने दो वैल्यूज पुट करके उसको बोलो यार मुझे जवाब कैलकुलेट करके दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज इनपुट यहाँ पे देंगे, आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा। और फॉर सम रीजन वन कंपाइलर जनरेट्स अ लाइन, जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में आया। इफ यू वांट टू ब्रेक इट इनटू अ मल्टीपल लाइन, यू जस्ट सिंपली ऐड \n। ओके, जिसको हम स्केप सीक्वेंस या स्केप कैरेक्टर्स भी कहते हैं, which will basically mean that it will add a deliberate new line. Once you add it, you can change the value. So for example, I can say 6 by 4, run the code again. तो अब मैंने values यहाँ पे change कर दी, मेरी मर्जी। तो अगर आप वन कंपाइलर ऑनलाइन यूज कर रहे हो तो इनपुट एक्चुअली आप पहले दोगे, फिर कोड को रन करोगे तो वो इनपुट रीड करेगा और उसकी बेस पे आपको आउटपुट यहाँ पे थ्रो कर देगा। ठीक है, तो आउटपुट थ्रो यहाँ पे नीचे हो गया और आपके बाद सारा आउटपुट न्यू लाइन पे आ गया। तो अगर आप VS कोड नहीं यूज करना चाह रहे, फील फ्री टू यूज दिस वन। ये बात यहां तक क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओह एक्सीलेंट। सो कमिंग बैक टू हियर, यही चीज हमने यहाँ पे की हुई है। उसके बाद प्रोग्राम नंबर 2, कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू माइल्स, वेरी स्टैंडर्ड। नाउ यू विल फाइंड के ऑल दीज प्रोग्राम्स एक्चुअली फॉलो द सेम पैटर्न। तो जानबूझ के एक सेम पैटर्न रखा गया ताकि बात को सिर्फ रिपीटेटिव टास्क है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो रही है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। तो अब हमने क्या किया, पहले कहा भाईजान इनपुट दो, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। जो इनपुट आ रहा है उसको फ्लोट कास्टिंग कर दी हमने, ताकि यूजर जो वैल्यू देगा उसको कास्ट कर दो फ्लोट के अंदर। फ्लोट में कास्ट करने के बाद उसको किलोमीटर्स के अंदर असाइन कर दो। तो ये केम इज अ वेरिएबल हियर, क्योंकि डेटा टाइप्स नहीं है, ये सिंपली हमारे पास वेरिएबल आ गया। इसी तरीके से फिर माइल्स, एक और मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, इज इक्वल्स टू किलोमीटर, जो भी यहाँ पे वैल्यू आई, मल्टीप्लाई बाय 0.621, जो इसकी कन्वर्जन का रेशियो है वो रखा। तो जो भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा वो असाइन हो जाएगा माइल्स के अंदर। और फिर प्रिंट डिस्टेंस इन माइल्स इज, कॉमा लगा के हमने माइल्स की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। इसी तरह कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का।
यही प्रोग्राम में अब 3 दफा वैल्यू लेगा, उसकी सिंपल कैलकुलेशन कर रहा है। इसी तरीके से कैलकुलेट बीएमआई, अगेन फॉर्मूला बीएमआई का मैंने यहां पे लिख दिया था। आपने पहले वेट लिया, फिर हाइट ली, फॉर्मूला के तहत बीएमआई कैलकुलेट किया और यहां पे वैल्यू प्रिंट करा दी। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक टास्क्स दैट आर अवेलेबल फॉर इनिशियल प्रैक्टिस। बेसिकली ऑल ऑफ देम फॉलो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न, क्योंकि अभी हमने ज्यादा चीजें की नहीं है, तो होपफुली दिस शुड बी इजी। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट इंटरनली तकरीबन अब सबकी एक जैसी हो रही है, इसमें भी मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है। एवरी टाइम वी डिक्लेयर अ वेरिएबल बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अब मेमोरी इज रिजर्व फॉर दैट बेस्ड ऑन दैट्स डेटा टाइप। इंटीजर है तो 4 बाइट्स लेगा, बाइट है तो 2 बाइट्स, शॉर्ट है तो 1 बाइट, सॉरी बाइट 1 बाइट है, शॉर्ट 2 बाइट्स है। यहां भी क्योंकि वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, बट वेरिएबल के साथ वैल्यू आ रही है, तो इंटीजर है तो इंटीजर की बेस पे बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे, फ्लोट है तो फ्लोट के हिसाब से बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम इज के डिक्लेरेशन मींस के आप अगर पाइथन में आ रहे हैं ना, क्योंकि पाइथन में डेटा टाइप नहीं डिफाइन की जाती, सो बाय दैट वी मीन कि मुझे अगर मैं सिर्फ एम लिख के छोड़ दूं तो अब ये एम क्या हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो या तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि एम्प्टी इज इक्वल्स टू नल फॉर एग्जांपल। ओके, दैट मींस कि अब मैं एक नल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, तो उसका सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट होता है मेमोरी के हिसाब से, स्पेस एलोकेट नहीं होता, फिर भी मेमोरी डेफिनेटली होती है क्योंकि इट डजंट नो व्हाट इट इज। देन वंस आई गिव इट अ वैल्यू दैट बिकम्स इंटीजर, तो इंटीजर दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, हम एम्प्टी वेरिएबल्स या सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करते, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ जावा, पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होती, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन होती है। ओके, दैट मेक्स मोर सेंस इन माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज सिर्फ इनिशियलाइजेशन का मतलब ये कि आपने वेरिएबल का नाम और उसमें वैल्यू डालनी है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो जब आप वैल्यू डालोगे तो वैल्यू की बेस पे ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट कर देगा कि अगर इंटीजर है तो उतने बाइट्स लेगा, फ्लोट है तो उतने बाइट्स, शॉर्ट वैल्यू है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, वो उस हिसाब से उतने मेमोरी कंज्यूम करता है। लेकिन एडवांटेज अब इसका पाइथन हमने कहा ना इजी हो जाती है कि अब हमें मेमोरी का टेंशन की जरूरत नहीं है, हमें इसका कोई परेशानी नहीं होती, हमें सोचने हम सिर्फ वेरिएबल नेम वैल्यू डाल दा बस खत्म। हाँ, प्रॉब्लम आती है जब कास्टिंग करने पड़ते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि यार ये पता नहीं इंटीजर था, बाइट था, फ्लोट था, यूजर ने क्या वैल्यू दी है। ठीक है, जावा के अंदर डेटा टाइप वेरी क्लियर हो जाती है कि ये इंटीजर है तो इंटीजर है, बाइट है तो बाइट है, शॉर्ट है तो शॉर्ट है, फ्लोट है तो फ्लोट है, डबल है तो डबल है, लॉन्ग है तो लॉन्ग है। यहां पे पता नहीं चलता कि यार वैल्यू कौन सी आई है। ठीक है, फिर इसके लिए उन्होंने अलग मेथड्स बनाए हुए जिससे हम पता करते हैं कि डेटा टाइप कौन सी है, तो उस बेस पे हम काम करते हैं। ठीक है, एज आई सेड, more on this as we go along the next classes. Okay, so I think that's enough for today. So please complete the tasks, और एटलीस्ट 4 से 5 टास्क आज मुझे आप कंप्लीट करके दिखाएं।